हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था ना, लिविंग वर्ल्ड। इस चैप्टर को हम आज फिनिश कर देंगे। उससे पहले मैं एक बार इसकी क्विक रिवीजन आपको करवा देती हूँ। सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था कि लिविंग वर्ल्ड में लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स, इन दोनों को हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। राइट, आप लोग बीच में मुझसे कम्युनिकेट कर सकते हो, जहां पे भी डाउट आप बोल सकते हो। तो लिविंग बीइंग्स और नॉन लिविंग्स के बीच में हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। लिविंग के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ग्रोथ है, रिप्रोडक्शन है, रिस्पॉन्स है, मूवमेंट एंड लोकोमोशन। इसको हमने वन बाय वन डिस्कस किया था कि आउट ऑफ दीज कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसा कौन सा कैरेक्टरिस्टिक है जो एक्सक्लूसिवली लिविंग बीइंग को डिफाइन करता है। राइट, उसमें हमने कंक्लूजन देखा था कि जो कॉन्शियसनेस है, रिस्पॉन्स देना है, वो एक्सक्लूसिव कैरेक्टर है। मीन्स वो सिर्फ और सिर्फ लिविंग में मिलेगा, नॉन लिविंग में नहीं मिलेगा। अगर मेटाबॉलिज्म इन एडिशन टू दैट कॉन्शियसनेस, अगर हम मेटाबॉलिज्म की बात करें तो वो भी लिविंग बींग्स में देखने को मिलता है, नॉन लिविंग में नहीं है। वो सीरीज ऑफ रिएक्शन आप कर सकते हो लेबोरेटरी कंडीशंस के अंदर, बट वो रिएक्शंस उस टाइम पे मेटाबॉलिज्म नहीं कहलाएंगे जो लैब कंडीशंस में होंगी। राइट, नेक्स्ट हमने किया था कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स अर्थ पे आइडेंटिफाई होते हैं, हम उनका नेमिंग कैसे करेंगे। नेमिंग करने के लिए दो यूनियंस हैं, ICBN एंड ICZ हैं। अगर कोई नया प्लांट डिस्कवर होता है तो उसको जो इंटरनेशनल कोड फॉर बोटेनिकल नॉमेनक्लेचर है वो नेमिंग करेगा, और अगर कोई एनिमल डिस्कवर होता है तो उसकी जो नेमिंग है वो कौन करेगा, इंटरनेट पे। मैं वो अपना दिमाग यूज नहीं करता, बिल्कुल भी। कैसे क्या करना चाहिए, जिसने जो कह दिया वैसे कर लेगा। हाँ, वो बस ये दिमाग यूज नहीं करता ना, और सब जगह तो उसका दिमाग बड़ी तेज चल रहा है, नहीं चलता। पागल है वो, अकल नहीं उसमें, उन्हें बोलने की तमीज नहीं है, इस बात की अकल नहीं है, मेरे को किसी तरह बोलना चाहिए। नेक्स्ट हमने किया था कि अगर ये नेमिंग का जो नॉमेनक्लेचर सिस्टम है ICBN एंड सेकंड है ICZN, एक बॉटेनिकल नॉमेनक्लेचर का सिस्टम है और एक जोलॉजिकल का। इनके कुछ रूल्स हैं व्हिच हैज टू बी फॉलोड। फर्स्ट रूल क्या कहता है कि जो नेमिंग हम करते हैं वो दो वर्ड्स की होनी चाहिए, मींस, और ये जो सिस्टम है इट वाज गिवन बाय कैरोलस लिनियस, ही इज आल्सो नोन एज फादर ऑफ टेक्सोनॉमी। राइट, उसके बाद हमने किया था कि जो फर्स्ट वर्ड है वो जीनस को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड वर्ड जो है वो स्पीशीज को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट था कि जब इनकी नेमिंग की जाती है, अगर आप उसको टाइप करते हो तो इटैलिक्स में लिखोगे, अगर छोड़ दे इसको, मैं कह रहा हूं छोड़ दे, होगा सेपरेटली। जीनस को सेपरेट अंडरलाइन करोगे और टाइग्रिस जैसे यहाँ लिखा है स्पीशीज, इसको सेपरेट अंडरलाइन करोगे। नेक्स्ट रूल था कि जो जीनस का फर्स्ट अल्फाबेट है वो कैपिटल होगा, स्पीशीज का फर्स्ट अल्फाबेट स्मॉल होगा। ये जो नेम है ये यहाँ ज्यादा बड़े होने चाहिए, छोटे होने चाहिए, लेस देन अल्फाबेट्स। साइंटिस्ट का नाम कर सकते हैं, लाइक लिनियस का नाम हमने यहाँ इंक्लूड किया हुआ है LINN. ट्राइनोमियल सिस्टम भी आया था, लेकिन जो वाइडली यूज होता है वो बाइनोमियल है। उसकी डेफिनेशंस करके टैक्सोनॉमी, सिस्टमैटिक्स, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी और एक एडिशनल बताई थी मॉडर्न टैक्सोनॉमी। टैक्सोनॉमी का मतलब क्या था, CICN, एक शॉर्ट फॉर्म मैंने आपको लर्न करने को बोला CICN, कि ये वो ब्रांच है साइंस की जो कोई नया ऑर्गेनिज्म अगर आइडेंटिफाई होता है तो उसकी क्लासिफिकेशन करेगी, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में स्टडी करेगी और फाइनली उसका क्या करेगी, नॉमेनक्लेचर। अगर इन सब उन सब ऑर्गेनिजम्स का इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप भी स्टडी करते हैं तो ये काम किसका है, सिस्टमैटिक्स ब्रांच का। राइट, मॉडर्न टेक्सोनॉमी नॉर्मल टेक्सोनॉमी से उसमें इंटरनल स्ट्रक्चर, सेलुलर स्ट्रक्चर, उन सबको भी हम कंसीडर करते हैं। जब एक नया ऑर्गेनिज्म डिस्कवर होता है उसको अलग अलग कैटेगरीज में एक्सप्लेन किया जाता है, जैसे हम अब तक पढ़ चुके हैं, किंगडम, जीनस है, स्पीशीज है, क्लास है, फैमिली, ऑर्डर। ये जो लेवल्स बनाए गए थे, 7 लेवल्स थे जो कैरोलस लिनियस ने दिए थे। दीज लेवल्स आर नोन एज टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज। हम इनको टेक्सॉन भी बोल सकते हैं, लेवल्स भी बोल सकते हैं। बेसिकली ये सिर्फ एक क्राइटेरिया है किसी भी ऑर्गेनिज्म को डिस्क्राइब करने का, क्लासिफाई करने का प्रॉपरली, ताकि उसकी जो डिटेल्स हैं वो
हमें मालूम हो सके। सी कोई भी ऑर्गेनिज्म अगर नया डिस्कवर होता है तो उसका पूरा एक डाटा तैयार किया जाएगा। अगर वो प्लांट है तो ICBN उसके साथ डील करेगा, अगर वो एनिमल है तो ICZN उसके साथ डील करेगा। द पॉइंट इज कि उसको 7 कैटेगरीज में एक्सप्लेन किया जाता है, उसका किंगडम क्या है, उसका फाइलम क्या है, क्लास क्या है, फैमिली, ऑर्डर, जीनस एंड स्पीशीज क्या है। तो हम ये डिस्कस कर रहे थे, इनका हमने एक्सप्लेनेशन स्टार्ट किया था करना कि स्पीशीज जो है जो वो माना जाता है स्मॉलेस्ट, किंगडम को माना जाता है लार्जेस्ट। कोई ये जो क्लासिफिकेशन है 7 लेवल्स पे हम डिवाइड करते हैं, दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड अपॉन दी सिमिलैरिटीज एंड डिससिमिलैरिटीज। सपोज कोई नया ऑर्गेनिज्म डिस्कवर हुआ तो जो पहले डिस्कवर हो चुके हैं उससे रिलेट करते हैं कि उनमें से वो किसके सिमिलर है और किसके वो डिससिमिलर है, मतलब किससे वो मिलता जुलता है और किससे वो अलग है। उसके बेसिस पे हम उसे किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज में स्पेसिफाई करते हैं। एग्जाम्पल दिया था लाइक एलिफेंट। अगर एलिफेंट को देखा जाए तो वो ह्यूमन से बहुत अलग है, तो हमारे वाले जीनस और स्पीशीज में उसको नहीं रख सकते, लेकिन हम में और एलिफेंट में फिर भी बहुत कैरेक्टर सिमिलर है, तो हम एक ही क्लास में रखे जाते हैं। दैट क्लास इज नोन एज दी मैमेलिया। तो स्पीशीज जो है वो स्मॉलेस्ट कैटेगरी है, सबसे ज्यादा सिमिलैरिटीज देखने को मिलती है स्पीशीज में, सबसे कम सिमिलैरिटीज देखने को मिलती हैं किंगडम में। आपको मेन ये 2 चीजें याद रखनी है। मेनी स्पीशीज मेक्स अ जीनस, मेनी जीनस मेक्स अ फैमिली, सिमिलर फैमिलीज मेक्स वन ऑर्डर, many similar orders makes one class, and similarly so many classes which are very much similar to each other they makes one phylum, and बहुत सारे phylum मिलकर क्या बनाते हैं, एक kingdom। इसको हम डिस्कस कर रहे थे, मैंने एक इमेज शेयर किया था, स्पीशीज पढ़ा था हमने। स्पीशीज में वो ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो हाईली रिलेटेड हो, जिनके एंसेस्टर सेम रहे हो और जो आपस में इंटरब्रीड कर सके, राइट। जीनस में सिमिलर स्पीशीज आती है, जैसे पेंथेरा टाइग्रिस है, पेंथेरा लियो है। ये मैं आपको भी एक एनिमेशन दिखाऊंगी, उससे आपको काफी हद तक क्लियर हो जाएगी। ये जो लेवल है ना, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज, इनको बोला जाता है टेक्सोनॉमिक हायरार्की। हायरार्की का मतलब होता है लेवल में अरेंज करना। आप लेवल कह सकते हो, स्टेप्स कह सकते हो, कैटेगरीज कह सकते हो, या हायरार्की कह सकते हो, वन एंड द सेम थिंग। बेसिकली पॉइंट ये है कि कोई नया ऑर्गेनिज्म डिस्कवर हुआ, टेक्सोनॉमी ब्रांच है जो साइंस की, उसने उसको कैटेगराइज कर दिया, क्लासिफाई कर दिया अलग अलग लेवल्स पर, उसका किंगडम बता दिया, उसका फाइलम, उसकी क्लास, उसका ऑर्डर, तो उसका पूरा क्या है, डिटेल मिल गई। तो इन फ्यूचर उसकी एक डिटेल जो है वो रिकॉर्ड हो जाती है, हम उसके बारे में कहीं से भी कभी भी डिटेल में पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है टेक्सोनॉमिक एड्स। इससे पहले मैं एक वीडियो शेयर करती हूँ टेक्सोनॉमिक हायरार्की के ऊपर। कैन यू सी दिस वीडियो? आप रिप्लाई करिए मुझे ताकि मैं इसे कंटिन्यू कर सकूं। ये स्क्रीन दिख रही है आपको? ओके, इस एनिमेशन में हायरार्की के बारे में डिस्कस किया है। Taxonomic categories. Taxonomic categories. The classification of organisms involves a sequence of arrangement of taxa in descending order. This is called taxonomic hierarchy or Linnean hierarchy. The taxa used in classification are ये अभी आपको हायरार्की समझा रहे हैं कि टेक्सोनॉमिक हायरार्की में किस तरीके से कैटेगरीज आती हैं। थोड़ा एनिमेशन है तो आई थिंक ये ज्यादा क्लियर हो जाएगा। kingdom, phylum or division, class, order, family, genus and species. A. Species. It is a basic unit in classification. The members of a species are closely related, derived from a common ancestor, and can interbreed to produce fertile offspring. यहाँ आप ध्यान देना, इन्होंने स्पेशल मेंशन किया है कि वो इंटरब्रीड करके फर्टाइल ऑफस्प्रिंग बनाते हैं। फर्टाइल क्यों? क्योंकि अगर कोई 2 अलग अलग स्पीशीज इंटरब्रीड कर जाती हैं, जैसे हमने म्यूल का एग्जांपल पढ़ा था, तो वो म्यूल जो था वो स्टेराइल था, वो आगे क्या है, नई जनरेशन को जन्म नहीं दे सकता, गिव बर्थ, सॉरी, दैट म्यूल कैन नॉट गिव बर्थ टू दी यंग वंस, वो क्या था, स्टेराइल था। तो स्पीशीज की डेफिनेशन यही कहती है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो सिमिलर हों,
सेम एंसेस्टर हो, एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वन इज कि वो आपस में इंटरब्रीड कर सके. Consider Mangifera indica, mango, Solanum tuberosum, potato, and Panthera leo, lion. All the three names, indica, tuberosum, and leo, represent the specific epithets, while the first words, Mangifera, Solanum, and Panthera, are genera and represent another higher level of taxon or category. Each genus may have one or more than one specific epithets, representing different organisms but having morphological similarities. B. Genus. Genus is a group of related species which have correlated characters. For example, potato, tomato, and brinjal are three. प्रीवियसली इन्होंने बताया था कि अगर हम स्पीशीज वाइज देखे जाएं तो पोटैटो अलग है, टमाटोज अलग है, ब्रिंजल अलग है, बट कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स इनमें है सेम, जिसकी वजह से ये एक ही जीनस में रखे जाते हैं. पोटैटो, टमाटो एंड ब्रिंजल, दे बिलोंग्स टू द सेम जीनस बट डिफरेंट स्पीशीज. Different species, but all belong to the genus Solanum. Lion, Panthera leo. Leopard, Panthera leo. Partus, and tiger, Panthera leo. Tigris, with several common features, are all species of the genus Panthera. This genus differs from another genus, Felis, which includes cats. C. Family. Family is a group of related genera. D. Order. The order includes several related families. Are included in a class. F. Phylum or division. Phylum in animals and division in plants includes related classes. G. Kingdom. Kingdom comprises of various phyla of animals. यहाँ भी इस वीडियो में पहले स्पीशीज के बारे में बताया गया था जो हाईली रिलेटेड है. फिर सिमिलर स्पीशीज एक जीनस में आती है, पैंथेरा लियो, पैंथेरा टाइग्रिस एंड पैंथेरा लेपर्ड. वो सब किस में है? सेम जीनस के अंदर है. अब ये बता रहे हैं कि फैमिली में क्या आएंगे? सेम जीनस आएंगे, ऑर्डर में सेम फैमिलीज आएंगी, क्लास में सिमिलर ऑर्डर्स आएंगे. एनिमल्स के केस में हम टर्म यूज करेंगे फाइलम, बट वही प्लांट्स के केस में हम टर्म यूज करते हैं डिवीजन. और सिमिलर फाइलम्स मिलकर क्या बनाते हैं? किंगडम. दुनिया में जितने भी एनिमल्स हैं वो एक किंगडम में रखे गए हैं, किंगडम एनिमेलिया. दुनिया में जितने भी प्लांट्स हैं वो एक ही में रखे गए हैं, किंगडम प्लांटी. अब इन एनिमल्स में सब आ जाएंगे, प्रोकैरियोट्स, यूकैरियोट, बैक्टीरिया, वायरसेस, सब जितने भी एनिमल्स हैं ये सब किस में आएंगे? किंगडम एनिमेलिया में. फिर आगे आगे इनका स्पेसिफिकेशन है, फाइलम अलग है, क्लास अलग है, ऑर्डर अलग है, फैमिली अलग है, जीनस और स्पीशीज इनके अलग अलग है, बट बेसिकली दो किंगडम्स हैं, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया. तो अगर हम स्पीशीज की बात करें तो वहां सिमिलैरिटीज सबसे ज्यादा देखने को मिलेंगी आपस में. अगर हम किंगडम की बात करें तो सिमिलैरिटीज सबसे कम देखने को मिलेंगी. And various divisions of plants. Taxonomic categories showing taxonomic hierarchy in ascending order. Besides the above categories, taxonomists develop subcategories in the hierarchy to help more precise placement of various taxa. Examples of taxonomic categories: man, Homo sapiens, kingdom, Animalia, phylum, Chordata, class, Mammalia, order, primates, family, Hominidae, genus, Homo, species, sapiens, housefly, Musca domestica, kingdom, Animalia, phylum, Arthropoda, class, Insecta, order, Diptera, family, Muscidae, genus, Musca, species, यहाँ domestica. होमो सेपियंस की डिटेल सारी मालूम होनी चाहिए ह्यूमन बींग्स की, कि हमारा किंगडम कौन सा है, हमारा फाइलम कौन सा है, इन विच क्लास वी आर केप्ट,
अंडर द टैक्सोनॉमिक हायरार्की हमारा ऑर्डर क्या है, फैमिली, जीनस और हमारी स्पीशीज क्या है। हाउस फ्लाई का रिमेंबर करना इतना जरूरी नहीं है, बट होमो सेपियंस ह्यूमंस का आपको ध्यान रहना चाहिए। This was all about the taxonomic hierarchy. वीडियो क्लियर था आपको? वीडियो क्लियर था आप लोगों को? नेक्स्ट है सी, ये चैप्टर थोड़ा सा बोरिंग है, फर्स्ट चैप्टर है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम एनिमेशंस और इमेजेस के थ्रू इसको थोड़ा इंटरेस्टिंग कर सकते हैं, बेसिक चीजें क्लियर कर सकते हो। एक बार इसको रीड करो नोट्स में से, बुक में से, चीजें अपने आप क्लियर होने लग जाएंगी। एक चैप्टर समझ में आता है तो अगला अपने आप समझ में आएगा, लेकिन अगर पहला ही समझ में नहीं आ रहा तो आगे आपको डिफिकल्टी आएगी। इसके एनिमेशंस, इसके नोट्स, इसको बुक में से चैप्टर खूब अच्छे से रीड करना। दिस इज द स्मॉलेस्ट चैप्टर इन द 11th एंड 12th, सबसे छोटा, ऐसे छोटा चैप्टर कोई नहीं है। लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। देखो हमने पहले पढ़ा कि लिविंग के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, कौन से स्पेसिफिकली लिविंग को एक्सप्लेन करते हैं। फिर हमने पढ़ा कि अगर कोई नया ऑर्गेनिज्म डिस्कवर होता है, सी हम इस चैप्टर में लिविंग के साथ ही डील कर रहे हैं, नॉन लिविंग से हमारा कोई मतलब नहीं है, चैप्टर का नाम ही लिविंग वर्ल्ड है। फिर हम ये देखते हैं कि अगर कोई नया ऑर्गेनिज्म डिस्कवर होता है तो उसकी नेमिंग कैसे की जाएगी। ठीक है, नेमिंग करने के लिए प्लांट्स हैं तो उसके लिए कौन सा कोड है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, एनिमल्स हैं तो उसके लिए कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, राइट। नेमिंग करने के लिए कुछ रूल्स बनाए गए थे कि कितने वर्ड्स का नेम होना चाहिए, पहला अल्फाबेट क्या है, पहला वर्ड क्या है, दूसरा क्या है, कौन सा अल्फाबेट लार्ज होगा, कौन सा स्मॉल होगा, ये आपको पूरी बायोलॉजी में ध्यान रखना होगा। साइंटिफिक नेम जब आप लिखते हो, जैसे पोटैटो, हम नॉर्मल नेम है उसका पोटैटो, लोकल लैंग्वेज में उसको हर गांव में अलग अलग, हर शहर में अलग अलग नाम से जानते हैं, बट उसका साइंटिफिक नेम है सोलेनम ट्यूबरोसम, वो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। जब आप सोलेनम ट्यूबरोसम लिखोगे तो आपको कैसे लिखना है, एस बड़ा होगा, ट्यूबरोसम का टी स्मॉल होगा, अंडरलाइन होंगे, इस तरह से रूल्स थे। फिर आता है कि अगर किसी ऑर्गेनिज्म को डिस्कवर किया गया है तो क्या सिर्फ उसका नाम रखा जाता है, नहीं, उसको 7 कैटेगरीज में रखा जाता है, किंगडम, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज। ये आपको सीक्वेंस याद रखनी है कि कौन सा पहले आएगा। आप स्पीशीज से किंगडम की तरफ भी लिख सकते हो, किंगडम से स्पीशीज की तरफ रख सकते हो, लेकिन शफलिंग नहीं कर सकते कि फैमिली पहले लिख दी, ऑर्डर बाद में लिख दिया, लाइक जो उसका प्रॉपर सीक्वेंस आपको वही फॉलो अप करना है। नेक्स्ट टॉपिक है, फिर उसके बाद हमने पढ़ा था स्पीशीज को कैसे डिफाइन करोगे, जीनस को कैसे डिफाइन करोगे, फैमिली, किंगडम, फाइलम, इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं। जो लार्जेस्ट है वो किंगडम है, स्मॉलेस्ट कैटेगरी है वो स्पीशीज है। तो स्मॉलेस्ट है मतलब उसमें क्लोजली रिलेटेड ऑर्गेनिजम्स रखे गए हैं, सिमिलैरिटी ज्यादा है। किंगडम में डाइवर्सिटी ज्यादा है तो उसमें डिसिमिलैरिटीज ज्यादा है। ये आप हाईलाइट्स अपने लिखते जाओगे तो आपको याद रह जाएगा। लास्ट टॉपिक आता है इस चैप्टर का, टेक्सोनॉमिक एड्स। सबसे पहले मैं आपको बता दूं एड्स का मतलब क्या होता है। यहाँ एड्स डिसीज नहीं है, एड्स का मतलब है यहाँ पे हेल्पर। हमने सुना होगा टीचिंग एड्स, डस्टर है, पेन है, आजकल जो लैपटॉप है, या जो भी हम पढ़ाने में यूज कर रहे हैं, मार्कर्स हैं इवन, वो क्या है, टेक्सोनॉमिक एड्स। तो एड्स का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जो आपकी मदद करे। आप टेक्सोनॉमिकल स्टडी करना चाहते हो किसी भी प्लांट की, सपोज कोई एक नया प्लांट है, द ग्रेट बैनियन ट्री, मान लो बहुत महान एक बड़ा बरगद का पेड़ है, ठीक है, आप उसकी टेक्सोनॉमिक स्टडी करना चाहते हो, मींस यू वांट टू नो अबाउट द किंगडम, कौन से किंगडम से वो प्लांट है, कौन से फैमिली से है, कौन से ऑर्डर, कौन से जीनस, कौन से स्पीशीज से है, आपको उसकी डिटेल चाहिए। तो आप उसकी डिटेल कैसे पढ़ोगे, टेक्सोनॉमिक एड्स होते हैं, हेल्पर्स हैं ये, जो किसी भी ऑर्गेनिज्म की, प्लांट्स या एनिमल की डिटेल को डिस्कस करने में हमारी मदद करते हैं। ये टेक्सोनॉमी वर्ड जहां भी आ जाएगा, that branch of the science which deals with the classification, characterization, आइडेंटिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ये 4 चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब कोई भी ऑर्गेनिज्म के बारे में आप स्टडी करना चाहते हो तो टेक्सोनॉमिक एड्स होते हैं, ठीक है। इसमें 1 by 1 हम डिस्कस करेंगे।
फर्स्ट टेक्सोनॉमिक एड आपकी बुक में मेंशन किया गया है बोटेनिकल गार्डन्स। हमने नाम सुने होंगे कि पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में भी है, बड़े बड़े बोटेनिकल गार्डन्स बनाए जाते हैं। एक तो नॉर्मल गार्डन होते हैं, पार्क्स होते हैं, एक होते हैं बोटेनिकल गार्डन्स, बहुत बड़े होते हैं। ये मैंने यहाँ सारा मेंशन किया हुआ है, आप सिर्फ अभी इसको यहाँ समझो, रीड आप इसको बाद में भी कर सकते हो, मटेरियल आपके पास है। बोटेनिकल गार्डन में क्या किया गया होता है कि ये एक वो जगह है, इट इज अ प्लेस जहाँ पे वेरियस वेराइटीज ऑफ द प्लांट्स आर ग्रोन। क्योंकि यहाँ पे बोटेनिकल नाम आ गया तो ध्यान रखना ये एनिमल्स का कोई लेना देना नहीं है। डिफरेंट डिफरेंट वेराइटीज के प्लांट्स को यहाँ ग्रो किया जाता है। फिर वहां ना बोर्ड लगाए गए होते हैं और उसकी डिटेल लिखी गई होती है कि इसको कब लगाया गया था, आज इसकी एज कितनी है, इसका किंगडम क्या है, इसका फाइलम क्या है, इसकी क्लास क्या है, ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज क्या है, इसकी पूरी डिटेल लिखी हुई होती है। फॉर एग्जाम्पल कार्डेमम, इलायची हम घरों में खाते हैं, तो हमें इतना पता है कि ये कौन से कलर की है, क्या इसका यूज है और कैसा इसका टेस्ट होता है। लेकिन हमें इसकी इतनी डिटेल्स नहीं मालूम है कि कौन से प्लांट पे उगती है, कैसे उगती है, कैसे इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है। मतलब हार्वेस्टिंग का मतलब होता है कैसे इसको तोड़ा जाता है, फिर ये मार्केट में आती है, बिकती है, इसको ड्राई करते हैं, तो ये डिटेल्स हमें नहीं मालूम है। अगर हम उस कार्डेमम की टेक्सोनॉमी पढ़ना चाहते हैं तो हम एक टेक्सोनॉमिक एड की मदद लेंगे। प्लांट है तो किसकी हेल्प ली जाती है, बोटेनिकल गार्डन की। इंडिया में एक बहुत बड़ा बोटेनिकल गार्डन है, द इंडियन बोटेनिकल गार्डन, ये इसका पुराना नाम है। आज इसका नाम चेंज कर दिया गया है आचार्य जगदीश चंद्र बोस बोटेनिकल गार्डन, और ये हावड़ा कोलकाता में सिचुएटेड है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम का बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये क्यों फेमस है। एक बहुत बड़ा बोटेनिकल गार्डन है, मैं इसका भी एनिमेशन और इमेजेस आपको दिखाऊंगी। हावड़ा कोलकाता के अंदर है ये। इसकी खासियत क्या है, इसमें ग्रेट बैनियन ट्री है। बैनियन होता है बरगद, बरगद के पेड़ देखे होंगे फोटोज में, बहुत बड़े बड़े होते हैं, ऐसे लंबी लंबी जड़ें ऊपर से नीचे की ओर गिर रही होती है। जो जड़ें ऊपर से नीचे की तरफ आती हैं उनको बोलते हैं प्रॉप रूट्स, एरियल रूट्स, हवा में होते हैं। नॉर्मली जड़ नाम सुनते ही माइंड में एक इमेज आती है कि जो जमीन के अंदर, लेकिन प्रॉप रूट्स होती हैं, एरियल रूट्स होती हैं जो ऊपर से नीचे की तरफ आती है। साइंटिफिक नेम है फिकस बेंगालेंसिस, फिकस जीनस है, बेंगालेंसिस स्पीशीज है, एफ बड़ा है, बी छोटा है। 250 साल पुराना ये पेड़ है। 2800 इसके ऊपर प्रॉप रूट्स हैं, जड़ें हैं ऊपर से नीचे की तरफ जो आ रही है, एडवेंटिशियस रूट्स, एरियल रूट्स बोलते हैं इसको, प्रॉप रूट्स भी बोलते हैं। ये 14,500 स्क्वायर मीटर में फैला हुआ है। अगर इसको दूर से देखो तो ऐसे लगता है कि पूरा का पूरा एक शहर बसा हुआ है। इसकी जो मेन स्टेम थी उसके ऊपर एक इन्फेक्शन हो गया था 1925 के अंदर, ये आप ईयर नोट कर लेना, यहाँ मेंशन नहीं है। 1925 के अंदर इसकी मेन जो स्टेम है वो काट दी गई थी। सोचो किसी पेड़ की मेन जो ट्रंक है, डंडी है, वो काट दी गई है, तो वो टिकेगा, वो गिर जाएगा। लेकिन ये ट्री सरवाइव करता है क्योंकि इसकी प्रॉप रूट्स इतनी ज्यादा है, ये उनके बेसिस पे सरवाइव करता है। कैनोपी इज कंप्लीटली टुगेदर। कैनोपी का मतलब होता है ऊपर का जो एरिया है, शेड, जो इसके जो वृक्ष ऊपर से जो दिखाई देता है वो कैनोपी है, वो इतनी फैली हुई है कि एक जंगल, एक पेड़ अपने आप में एक जंगल की तरह दिखाई देता है। दूसरा, यहाँ पे एक ट्री प्लांट है पेंडेनस। पेंडेनस जो है वो प्लांट है, फेमस है, उसमें स्टिल्ट रूट्स बहुत ज्यादा होती हैं। आपको ये नाम ध्यान रखने हैं। प्रॉप रूट्स, प्रॉप रूट्स का मतलब है, जैसे मान लो ये एक पेड़ है, ऊपर से जो रूट्स नीचे की तरफ आ रही हैं ये होती हैं प्रॉप रूट्स, और इनको बोलते हैं एरियल रूट्स, हवा में है जो, ठीक है। ये नीचे आके फिर जमीन में अटैच हो जाती है। बैनियन ट्री की जो ये मेन ट्रंक है ये काट दी गई थी क्योंकि इसमें इन्फेक्शन हो गया था। आज ये अपनी प्रॉप रूट्स के भरोसे ही सीधा खड़ा है। फिर आता है एक वर्ड सिल्ट रूट। सिल्ट रूट्स का मतलब होता है, जैसे ही मान लो ये एक पेड़ है, ठीक है, नीचे इसके जड़ें हैं, अब इन जड़ों से जो साइड पे जड़ें और निकलेंगी, these are known as stilt roots। डिफरेंस आपको ध्यान रखना है, ये एक पेड़ है, राइट, इसके जो ऊपर से रूट्स निकल रही हैं ये तो है प्रॉप रूट्स, इसको बोलते हैं एरियल रूट्स, भी हवा में है। जो स्टिल्ट होती हैं, जो नीचे वाली जड़ों से साइड पे ब्रांचेस फैलती जाती हैं, दे आर दी स्टिल्ट रूट। तो पेंडेमस जो है वो क्यों फेमस है, क्योंकि इसके पास बहुत सारे स्टिल्ट रूट्स हैं। हर स्टिल्ट रूट के ऊपर रूट कैप है। नॉर्मली जब ब्रांचेस निकलती हैं तो उसके ऊपर कैप्स नहीं होती, बट इसमें है।
एक और यहाँ पे प्लांट पाया जाता है विक्टोरिया अमेजोनिका, अंडरलाइन नहीं किया हुआ, अंडरलाइन करना है इसको। ये वो प्लांट है जिसके दुनिया में सबसे बड़े पत्ते होते हैं, इतने बड़े पत्ते होते हैं कि एक लीफ के ऊपर 5 से 6 लोग एक साथ बैठ सकते हैं। 2 से 3 मीटर लंबा ये लीफ होता है, प्लेट की तरह दिखाई देता है, और उसके जो एजेस हैं वो ऐसे उठे हुए होते हैं। मैं इमेजेस दिखाती हूँ आपको इसकी। तो इंडिया में एक बॉटेनिकल गार्डन है जिसका आज नाम है आचार्य जगदीश चंद्र बॉटेनिकल गार्डन, हावड़ा कोलकाता में है। ये फेमस क्यों है? यहाँ पे एक तो ग्रेट बैनियन ट्री है, दूसरा यहाँ पे पेंडेमस है, तीसरा यहाँ पे द ग्रेट वाटर लिली प्लांट है जिसके पत्ते बहुत बड़े बड़े होते हैं। मैं आपको इसका एनिमेशन दिखाती हूँ कि टेक्सोनॉमिक एड्स क्या होते हैं। Taxonomical names. The collection of actual specimens of plant and animal species is essential and is described sources of taxonomic studies. Biologists have established certain procedures and techniques. अब इस एनिमेशन को देखिए, इसमें टेक्सोनॉमिक एड्स को काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है। Taxonomical aids. The collection of actual specimens of plant and animal species is essential and is the prime source of taxonomic studies. सी इसमें ये बताया हुआ है कि नया कोई, पहले हम पढ़ चुके हैं, नया ऑर्गेनिज्म डिस्कवर हुआ, टेक्सोनॉमी ब्रांच क्या करती है, उसकी डिटेल निकालती है, किंगडम, फाइलम, क्लास, फैमिली, ऑर्डर, जीनस, स्पीशीज, उसका सारा लिख देते हैं, डिसाइड कर लिया जाता है। फिर इन ये जो रेयर स्पीशीज होती हैं, बड़े बड़े जो स्पेशल फीचर्स हैं जिन प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर, उनको प्रिजर्व करके रखा हुआ है। जैसे जू है, हमने जू देखे होंगे, चिड़ियाघर जिसको बोलते हो, तरह तरह के एनिमल्स को वहाँ एक नेचुरल एनवायरनमेंट में रखा जाता है, क्योंकि अगर उन्हें बाहर छोड़ दिया गया, उनका नंबर बहुत कम रह गया, वो खत्म हो जाएंगे, तो उनको प्रिजर्व करके रखा गया। बोटेनिकल गार्डन है जैसे, वहाँ बड़े बड़े पेड़ हैं, जो स्पेशल फीचर्स वाले प्लांट्स हैं, उनको रखा गया। अगर आप वहाँ जाओ तो आप उन सबकी डिटेल्स निकाल सकते हो, क्योंकि वहाँ उनकी एज क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या रही है, उसकी डिटेल्स क्या है, वो सारा कुछ मेंशन है। मींस आप किसी भी प्लांट या एनिमल की टेक्सोनॉमिक स्टडी कर सकते हो, उसकी डिटेल निकाल सकते हो। Biologists have established certain procedures and techniques to preserve the information as well as the specimens. Some of these are explained to help you understand the usage of these aids. 1. Herbarium. 2. Botanical gardens. 3. Museum. 4. Zoological parks. Herbarium. Herbarium is a storehouse of collected plant specimens that are dried. हर्बेरियम हम अभी डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे बोटेनिकल गार्डन में हमने पढ़ा कि बहुत बड़े बड़े गार्डन्स बने हुए होते हैं जहाँ सचमुच के पौधे उगे हुए होते हैं, ठीक है, सचमुच के बड़े बड़े ट्रीज उगे हुए होते हैं, अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में रह रहे होते हैं, और उनकी डिटेल्स वहां पे मेंशन होती हैं। वो तो था बोटेनिकल गार्डन। एक दूसरा तरीका है हर्बेरियम। हर्बेरियम का मतलब है, जैसे यहाँ बड़ी बड़ी अलमारियां दिखाई दी हैं वीडियो के अंदर, पौधा लिया, उसको ड्राई किया प्रॉपर, उसके पानी उसमें से निकल जाना चाहिए प्रॉपर। इसका एक मेथड होता है हर्बेरियम का, मैं अभी आपको डिटेल में बताऊंगी। बेसिकली ये क्या है, पौधे को ले लिया, पत्ता है या कोई भी उसका पार्ट है, उसको ड्राई कर दिया, फाइल्स के अंदर उसको चिपका के संभाल के रख दिया, और साथ में पेज के ऊपर उसकी डिटेल लिख दी। तो ये भी तो एक टेक्सोनॉमिक एड है ना, हमें उसकी डिटेल मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे वो लाइव फॉर्म में नहीं है, उसको सुखा के प्रिजर्व करके रखा हुआ है। दिस इज दी हर्बेरियम। These specimens, along with the descriptions on herbarium sheets, become a storehouse or repository for future use. See the illustration. Botanical. देखो यहाँ इमेज में बोटेनिकल गार्डन दिखाए गए हैं, जैसे बहुत बड़ा सा गार्डन है, उसमें तरह तरह के पौधे लगे हैं, पेड़ लगे हैं, और उनके वहां पे डिटेल्स मेंशन है। These specialized gardens have collections of living plants for reference. आपको ध्यान रखना है कि हर्बेरियम में डेड प्लांट होते हैं, ड्राइड होते हैं, फाइल्स के अंदर चिपका के रखे जाते हैं। बोटेनिकल गार्डन में वो लाइव फॉर्म में होते हैं, अपने नेचुरल एनवायरनमेंट में सॉइल में ग्रो कर रहे होते हैं। Plant species in these gardens are grown for identification purposes, and each plant is labeled indicating its botanical or scientific name and its family.
botanical gardens are at Kew, England. अगर आपसे पूछा जाता है कि इंटरनेशनल कहाँ है, इंग्लैंड में है सबसे बड़ा, नेशनल लेवल पर इंडियन कहाँ है, हावड़ा कोलकाता के अंदर है, और एक लखनऊ में। India. And the National Botanical Research Institute, London, India. Museum. Biological museums are generally set up in educational institutes such as schools and colleges. Museums have collections of preserved plants. ये वीडियो हम कल एक बार फिर से कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि मुझे पहले आपको बोटेनिकल गार्डन ही क्लियर करना है आज। ये इमेज देख रहे हो आप, ये पेंडेनस ट्री की इमेज है, जो आचार्य जगदीश चंद्र बोस जो गार्डन है, बोटेनिकल गार्डन है, ये वहां की इमेज है, ठीक है। अब यहाँ पे इसके अंदर ये दिखाया गया है कि वो उसकी जो स्टिल्ट रूट्स दिखाई गई हैं। ये देखो, ये मेन रूट है जो बड़ी सी दिखाई दे रही है, इसके साइड से बहुत सारी स्टिल्ट रूट्स निकलती हैं नीचे की ओर, और इन हर रूट के ऊपर एक कैप होती है। नॉर्मली क्या होता है, कैप सिर्फ मेन रूट पे होती है, स्टिल्ट पे नहीं होती। लेकिन पेंडेमस में क्या है, जो साइड से ब्रांचेस निकलती हैं उसमें भी क्या रहती है, स्टिल्ट रूट्स रहती है, कैप्स, सॉरी रूट कैप्स रहती है। ये इमेज दिखाई दे रही है आपको? Yes, नेक्स्ट ये पेंडेमस की इमेज है। नेक्स्ट है इसमें, ये देखो, ये है द ग्रेट वाटर लिली प्लांट। ये पानी में उगता है, लोटस का ये लिली। इसके लीव्स को देखो, प्लेट्स की तरह दिखाई देते हैं, बहुत बड़े बड़े होते हैं, 2.2 से 3 मीटर तक इनका साइज रहता है। ये जो साइड में एजेस दिख रहे हैं उठे हुए हैं, तो इस पे लोग बैठते भी हैं। बैठी हुई इसकी इमेजेस भी आपको गूगल पे मिल जाएंगी। अब ये देखो, ये एक बोटेनिकल गार्डन से लिया गया फोटो है, द ग्रेट बैनियन ट्री। इसकी सारी डिटेल्स लिखी हुई है इसके ऊपर। और ये ग्रेट बैनियन ट्री, एक सेकेंड, इस तरीके से दिखाई देते हैं। अगर आप दूर से देखोगे, ये एक पेड़, ये जो आपको पूरा दिखाई दे रहा है ना, ये एक ट्री है, ये पूरा जंगल नहीं है। तो ग्रेट बैनियन ट्री अपने आप में इतना बड़ा है, इतना फैला हुआ है कि ये पूरा का पूरा खुद ही एक जंगल की तरह दिखाई देता है, एक फॉरेस्ट की तरह दिखाई देता है। इसकी जो कितने मीटर में ये फैला हुआ है, कितनी इस पे एरियल रूट्स हैं, ऊपर की ओर से नीचे की ओर रूट्स आ रही हैं, वो मेंशन करना है। मेन जो इसका ट्रंक था, मेन जो स्टेम था, वो काट दिया गया था 1925 के अंदर, क्योंकि उस पे काफी ज्यादा इन्फेक्शन हो चुका था। तो इस तरीके से टैक्सोनॉमिक एड्स होते हैं। नेक्स्ट है बोटेनिकल गार्डन, हमने पढ़ा। बोटेनिकल गार्डन की डिटेल लिखोगे, क्यों इंडियन बोटेनिकल गार्डन इतना ज्यादा फेमस है, उसका नया नाम क्या है और पुराना नाम क्या था। फिर आते हैं जूलॉजिकल पार्क, जूलॉजिकल गार्डन्स। जैसे बोटेनिकल गार्डन में प्लांट्स के बारे में पढ़ा था, जूलॉजिकल पार्क और जू में क्या किया जाता है, जितने भी वाइल्ड एनिमल्स हैं जो कम रह गए हैं, एक्सटिंक्शन पे हैं, लुप्त होने वाले हैं, खत्म होने वाले हैं, उनको जूलॉजिकल पार्क में रखा जाता है। हमने देखे होंगे, जू तो देखे होंगे। कैप्टिविटी का मतलब होता है संभाल के रखना, नेचुरल एनवायरनमेंट में, मतलब जंगल जैसी जगह बनाई गई होती है, एक्चुअली वो जंगल नहीं होता। ह्यूमंस उसको कंट्रोल करते हैं। जो काफी डेंजरस एनिमल है वो पिंजरे में भी रखे जाएंगे, बट अंदर से उसका नेचुरल, जो एक दिल्ली में भी एक जू है, कभी आप देखना उसको, तरह तरह के एनिमल्स उसमें रखे जाएंगे और अपने नेचुरल एनवायरनमेंट के अंदर। तो ये ध्यान रखना है, जू में क्या है, नेचुरल कंडीशन इज प्रोवाइडेड टू द एनिमल्स। पर्पस क्या है, लोगों को एजुकेट करना, ठीक है। और जो स्पीशीज एनिमल्स की ऐसी हैं जो खत्म होने वाली हैं, ऐसा है ना कि अगर जंगल में वो रहते हैं तो शिकारी उन्हें मार सकता है, किसी और वजह से वो मर सकते हैं। अगर उसी को हम जू में रखेंगे, संभाल के रखेंगे, टेक केयर करेंगे उसकी, तो हम उसको संभाल सकते हैं। म्यूजियम्स, म्यूजियम क्या होते हैं, ये वो जू में जिंदा एनिमल्स को रखा जाता है। बोटेनिकल गार्डन में जिंदा प्लांट्स होते हैं, पूरे वो मिट्टी में उगे होते हैं, फ्लरिश कर रहे होते हैं। म्यूजियम में क्या होता है, बिल्डिंग्स होती हैं, बिल्डिंग्स में क्या है, मरे हुए एनिमल्स को रखा जाता है। जैसे अगर कोई बड़ा एनिमल है, ठीक है, तो क्या करते हैं, उसकी पूरी बॉडी संभाल के रखते हैं, उसके अंदर से जो उसका बोन्स है, स्किन है, ब्लड है, वो निकाल के अंदर कॉटन भर देते हैं। तो वो एक स्पेसिमेन के तौर पे म्यूजियम में संभाल के रखा जाता है। म्यूजियम के नाम आपने सुने होंगे, जहाँ बड़े बड़े एनिमल्स और ये सब इनको ड्राई करके
संभाल के रखा, जो मर चुके हैं जैसे डायनासोर्स हैं उसका स्केलेटन कहीं रखा हुआ है संभाल के। हर्बेरियम में क्या था, ध्यान रखना है आपको, जूलॉजिकल पार्क और म्यूजियम। जूलॉजिकल में लिविंग एनिमल्स रहते हैं नेचुरल कंडीशंस के अंदर, म्यूजियम में डेड एनिमल्स को प्रिजर्व करके रखा जाता है, वन थिंग। फिर है बोटेनिकल गार्डन, जहां पे जिंदा प्लांट्स है, लाइव प्लांट्स है, मिट्टी में उग रहे हैं, पूरा फ्लरिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ आते हैं हर्बेरियम्स। हर्बेरियम्स में प्लांट्स को ड्राई करके संभाल कर फाइल्स के अंदर चिपका के रखा जाता है। हर्बेरियम बनाने का प्रॉपर मेथड होता है, जो शीट यूज की जाती है उसका प्रॉपर साइज होता है कि 29 सेंटीमीटर विड्थ और 43 और 41.5 सेंटीमीटर उसकी लंबाई होनी चाहिए। प्रॉपर उसमें मेंशन किया गया होगा लोकल नेम क्या है, साइंटिफिक नेम क्या है, कौन सी लोकेशन से इस प्लांट को तोड़ा गया था, कौन से डेट को इसको कलेक्ट किया गया था, ठीक है। तो वो हर्बेरियम शीट में पूरा मेंशन किया जाता है। फिर से रिपीट कर रही हूँ, जूलॉजिकल पार्क और म्यूजियम, एक में लाइव एनिमल है और एक में डेड प्रिजर्व किए हुए हैं। बॉटेनिकल गार्डन और हर्बेरियम लाइव प्लांट है और एक में क्या है, ड्राई करके रखे गए हैं। फिर आता है टेक्सोनोमिक की, ये थोड़ा समझने में थोड़ा डिफिकल्ट है। की का मतलब होता है चाबी, कोई रास्ता ढूंढना, ठीक है। मतलब कि कितने कितने सेट ऑफ स्टेटमेंट होती हैं जिससे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो ऑर्गेनिज्म क्या है। दो स्टेटमेंट्स बनी हुई होती हैं, कीज बनी हुई होती हैं। ये दो स्टेटमेंट को बोला जाता है कपलेट। इनमें से एक स्टेटमेंट को लीड कहते हैं। लीड का मतलब होता है जो गाइड करती है। ये आपको एग्जाम्पल से ज्यादा अच्छा समझ आएगा। मान लो कोई नया ऑर्गेनिज्म डिस्कवर हुआ, हमारे पास उसकी नॉलेज बोटेनिकल गार्डन जूलॉजिकल पार्क में अभी नहीं है या हम वहां से ढूंढना नहीं चाहते, तो कुछ कुछ क्वेश्चन के आंसर करने हैं हमें। पहला क्वेश्चन है वन सेल्ड है या मल्टी सेलुलर है, ठीक है। अगर वन सेल्ड है, एक सेल का ऑर्गेनिज्म है, आपको जो ऑर्गेनिज्म मिला है, डिस्कवर किया है आपने, वो एक सेल का है, मल्टी सेलुलर है। अगर एक सेल का है तो गो टू पॉइंट 2, मल्टी सेलुलर है तो गो टू पॉइंट 3। ध्यान से देखो इसको, हमने देखा कि वो एक ही सेल का है मानो, तो हम इस पॉइंट पे आते हैं। तभी हमसे पूछता है कि न्यूक्लियस प्रेजेंट है या न्यूक्लियस एब्सेंट है। अगर न्यूक्लियस प्रेजेंट है तो मतलब वो प्रोटिस्टा होगा, ठीक है। अगर न्यूक्लियस एब्सेंट है तो वो मोनेरा होगा। तो यहाँ से हमें चीजें क्लियर हो गई। पहली की हमें ये पूछती है कि वन सेल्ड है या टू सेल्ड है, मल्टी सेलुलर, सॉरी, वन सेल्ड है तो पॉइंट 2 पे जाओ, मल्टी सेलुलर है तो पॉइंट 3 पे जाओ। पॉइंट 2 पे पूछा गया न्यूक्लियस है या नहीं है, तो उससे हमें पता लग गया है तो प्रोटिस्टा है, नहीं है तो मोनेरा है, क्योंकि ये दोनों ही वन सेल वाले हैं। फिर अगर वो मल्टी सेलुलर था तो हम 3 पॉइंट पे आएंगे कि ऑटोट्रॉफ है या हेटेरोट्रॉफ, मतलब अपना खाना खुद बना सकते हैं या दूसरों पे डिपेंडेंट है। अगर वो ऑटोट्रॉफ है तो वो प्लांट है, हेटेरोट्रॉफ है तो इसका मतलब गो टू कपलेट नंबर 4 पे पूछा जाएगा कि वो मोटाइल है, मूव कर सकता है या मूव नहीं कर सकता। अगर वो मोटाइल है, मूव कर सकता है तो वो एनिमल है, मूव नहीं कर सकता तो वो फंगस है। तो हम फर्स्ट की से शुरू हुए थे और लास्ट की तक आते आते हमें हमारे क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा कि जो हमें नया ऑर्गेनिज्म मिला है, जो हमारे सामने है, वो क्या है, वन सेल्ड है या मल्टी सेलुलर है,